नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आपसे ये निवेदन है कि मेरे इस चैनल को तिवारी लीगल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं नित्य नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जो बहुत ही चर्चित विषय है और ऐसा विषय है कि इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है हर एक नागरिक को। और जो एडवोकेट हैं उनको तो जानकारी होती है इस बारे में, लेकिन एक आम नागरिक को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दोस्तों जब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस का रोल क्या होता है, कैसे कैसे विवेचना होती है, किस प्रोसीडिंग के तहत विवेचना होती है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय दंड संहिता में उन धाराओं का उल्लेख है जिनमें लोगों को सज़ा दी जाती है, जिनमें लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है। उन सभी धाराओं का उल्लेख है कि किन धाराओं में कितनी सज़ा है, ये आईपीसी में दिया गया है, भारतीय दंड संहिता में। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी में ये दिया गया है कि किन्हीं धाराओं में सज़ा तो है, लेकिन ये सज़ा किस तरीके से मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी ने किसी का खून कर दिया तो सीधे उसको बुलाया और फांसी पे टांग दिया, ये नहीं होता है। वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जो कागजी कार्रवाई होती है, गवाह होते हैं, बयान होते हैं, जिरा होती है, वकील बहस करता है अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए। जो भी फर्दर प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर होती है अपराधी के जाने के बाद, वो सब सीआरपीसी के अंतर्गत होती है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही वो सब होता है, जिसको बोलते हैं सीआरपीसी। तो आप आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर तो समझ गए होंगे कि आईपीसी में उन धाराओं का उल्लेख है जिनमें कितनी सज़ा है ये बताया गया है, और सीआरपीसी में उन सज़ाओं को किस प्रकार से देना है, कि क्या स्टेप उठाना है कोर्ट में, उनका जो जिक्र है वो सीआरपीसी में दिया गया है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। आज आपको हम बताएंगे कि जब पुलिस एफआईआर लिखती है, एफआईआर लिखने के बाद से लेकर के और लास्ट तक किन स्टेप बाय स्टेप पुलिस क्या करती है, कैसे करती है, किन धाराओं के तहत करती है। अगर आपको ये पता होगा कि एफआईआर लिखने के बाद किन धाराओं के तहत क्या क्या स्टेप पुलिस उठाती है, तो यकीन मानिए आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी और आपके साथ कोई पुलिसकर्मी मनमानी नहीं कर पाएगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा जो विधि विरुद्ध हो। दोस्तों सब जानते हैं कि एफआईआर तो लिख गई, एफआईआर लिख गई है, अब जो है उसको जेल हो जाएगी, उसको सज़ा हो जाएगी। आम लोगों को यही पता है कि एफआईआर लिख गई, अब उसको जेल हो जाएगी। दोस्तों जेल तो हो जाएगी और जेल नहीं भी होगी, ऐसा नहीं कि एफआईआर लिखने के बाद जेल हो ही जाती है। अब ये एफआईआर लिखने के बाद जो पुलिस अधिकारी होता है, जो एफआईआर लिखता है, वो 2 स्टार लगाता है कंधे पे, दरोगा होता है, सब इंस्पेक्टर। अक्सर विवेचना वही करता है, एफआईआर लिखने के बाद केस की छानबीन वो करता है। अब छानबीन किस तरीके से करेगा, ये छानबीन के लिए क्या स्टेप उठाएगा, छानबीन के लिए सीआरपीसी के किन किन प्रावधानों का वो पालन करेगा, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिससे आपकी जानकारी पुख्ता हो और आप भी दूसरों को ये जानकारी दे सकें। तो एफआईआर हो गई। दोस्तों अब आपको मैं बताऊं कि एफआईआर जो होती है वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत होती है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपराध भी 2 तरह का होता है, एक संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध। जिनमें सज़ा बहुत ज़्यादा होती है, 7 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, 10 साल तक होती है, उम्र कैद फांसी होती है, उन अपराधों को बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और जिन अपराधों में सज़ा कम होती है, जिनमें 2 साल की सज़ा होती है, 6 महीने की होती है, उनको बोलते हैं असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराधों में एफआईआर लिखी जाती है जो कि 154 के अंतर्गत होती है, और असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर लिखी जाती है जो कि 155 सीआरपीसी के अंतर्गत होती है। दोस्तों ये हो गया 154, 155। 154 में एफआईआर होती है, 155 में एनसीआर होती है। अब एनसीआर का क्या सिस्टम है, जब एनसीआर लिखी जाती है तो कोई भी पुलिस वाला बिना संबंधित मजिस्ट्रेट की आज्ञा के एनसीआर में केस की छानबीन और जाँच नहीं कर सकता, ये होता है एनसीआर में। लेकिन जब एफआईआर लिखी जाती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है, बहुत बड़ा अपराध है, जिनमें सज़ा 10 साल से ज़्यादा की है या 7 साल से ज़्यादा की है, या जो भी संज्ञेय अपराधों में आते हैं, अगर ऐसा कोई अपराध किया है किसी ने, तो पुलिस अधिकारी को तुरंत जाँच करने का, एफआईआर लिखने के बाद तुरंत जाँच करके जेल भेजने का भी अधिकार है। तो दोस्तों आप एफआईआर और एनसीआर में अंतर समझ गए होंगे। अब जाँच किस प्रकार से करेगी पुलिस, क्या करेगी, आगे सुनिए। 154 में एफआईआर, 155 में एनसीआर। अब आता है 156। अब 156 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कानून में कि आप केस की
जैसे अपराध होने की आपको जानकारी मिली, आप तुरंत केस की छानबीन करेंगे, तुरंत घटना का पता लगाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, क्या हुआ, किसने मारा, कैसे किया, जिससे पूछताछ करनी है आप पूछताछ करिए। कहने का मतलब ये है कि 156 जो है, 156 सीआरपीसी में पुलिस अधिकारियों को किसी भी केस की जांच करने का अधिकार मिला है। मतलब वो किसी भी केस की जांच कर सकता है 156 सीआरपीसी में। कोई भी पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों में जांच कर सकता है कि कैसे अपराध हुआ, क्या हुआ। ये 156 सीआरपीसी में है। अब 157 सीआरपीसी आती है। 157 के अंतर्गत मोटा मोटा यूँ कह लें कि अन्वेषण की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया क्या क्या होती है वो इसमें बताया गया है 157 में। अब क्या बताया गया है, मैं आपको हर एक बात तो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सब में क्या क्या बताया गया है। 157 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जैसे घटना घटेगी पुलिस अधिकारी मौके पर जाएगा, गवाहों से पूछेगा कि कौन आया था, किसने मारा था, और वहाँ पे गवाहों की उपस्थिति में जो राहगीर होंगे, जहाँ घटना हुई होगी उनकी उपस्थिति में वो जांच करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, उनकी गवाही लेगा, उन पर साइन कराएगा, और समस्त वो जांच की प्रक्रिया निभाएगा जो अन्वेषण की प्रक्रिया कहती है। अब इसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ के साथ कोई घटना हुई है, तो लेडीज़ के साथ जब घटना हुई है तो उसके लिए वो जांच के लिए स्वयं लेडीज़ के घर पर जाएगा, ना कि उसको बुलाएगा। 157 सीआरपीसी में ये भी कहा गया है कि पुलिस अधिकारी किसी भी लेडीज़ से, किसी भी महिला से पूछताछ उसके आवास पर जाकर करेगा, और यदि 15 साल से अंदर का कोई युवक है तो भी उसके घर पे जाके करेगा। ये होती है अन्वेषण की प्रक्रिया। मतलब घटना घटित होने के बाद वो जांच करेगा अपने स्तर से। अब 158 सीआरपीसी आती है। 158 सीआरपीसी में ये कहा गया है कि जब वो जांच प्रक्रिया, जो कि 157 में बताया गया कि जांच करेगा वो अपने स्तर से, सब कुछ लिखेगा, कौन आया था, कौन गया था, किसने मारा, क्या है, जो भी पूछताछ करनी है वो करेगा आसपास के लोगों से। वो अन्वेषण की प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या है कि संबंधित जो मजिस्ट्रेट है, मतलब जहाँ पे अपराध घटित होती है उस अपराध का एक थाना, उस अपराध का एक क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र का जो न्यायिक अधिकार है वो किसी न्यायालय को होता है। तो उस न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं उनको समस्त रिपोर्ट बना करके भेजी जाएगी कि ये अपराध घटित हुआ था, ये हमने अन्वेषण किया है, ऐसा ऐसा हमको मिला है। तो जो भी रिपोर्ट होगी वो, लेकिन ध्यान रहे कि 158 सीआरपीसी में कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी होगा, उसके माध्यम से मजिस्ट्रेट का वहाँ वो रिपोर्ट जाएगी जो घटना घटित हुई है, जिसमें जो अन्वेषण किया गया है, जो भी पता लगाया गया है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मरा, है ना, ये चीज़ें मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। उसके बाद सीआरपीसी की धारा 159 के तहत ये कहा गया है कि 159 में जैसे ही रिपोर्ट पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी मजिस्ट्रेट के वहाँ भेज देता है, जज साहब के वहाँ, कि ये घटना हुई थी, ये हमने छानबीन किया है, ये मिला है फिलहाल, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगेगा कि इनकी जांच सही है, मतलब कुछ आधार है, अपराध हुआ है वाकई में, तब तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो जज, मजिस्ट्रेट साहब तुरंत उस अपराधी को छोड़ देंगे कि इसमें कोई दम नहीं है आपके अन्वेषण में, इसको हम छोड़ते हैं। ये होता है 159 सीआरपीसी में, जिसमें कहा गया है अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। ये इसका मोटी हेडिंग है। मतलब मजिस्ट्रेट के वहाँ कोई पुलिस का बाहर साधक अधिकारी, कोई पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी एक रिपोर्ट बना करके मजिस्ट्रेट के वहाँ भेजेगा कि हाँ ये घटना वहाँ पे हुई थी, ये हमारे जूनियर अधिकारी ने पता किया है, ये दरोगा ने पता किया है, और ये वहाँ पे विवेचना हुई है, ये पाया गया। तो अगर लगेगा जज साहब को 159 सीआरपीसी में कि भाई मामला सही है, तब तो मामला चलेगा कोर्ट में, और लगेगा मामला नहीं सही है, मामले में कोई दम नहीं है, तो मामला फिर नहीं चलेगा। अब आती है इसके बाद सीआरपीसी की धारा 160 सीआरपीसी में क्या होता है कि एफआईआर लिख गई 154 सीआरपीसी में। 154 सीआरपीसी से लेकर के हमने आपको 159 तक पूरा बता दिया कि ऐसे क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। यदि आप कुछ भूल गए हो तो आप वीडियो को रिवर्स मार करके फिर से सुन लीजिएगा। अब हमारा नंबर आया 160 सीआरपीसी का। 160 सीआरपीसी में क्या होता है कि पुलिस वालों को ये अधिकार दिया गया है, ये पावर दी गई है कि वो किसी भी मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, अगर उनको लगता है कि ये इस घटना के बारे में कुछ जानता है, ये मुझे इस घटना के बारे में कुछ बता सकता है, छानबीन करने में मेरी मदद कर सकता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे साक्षी को अपने थाने में बुला सकते हैं, बाई सम्मन या बाई फ़ोन, जैसे भी चाहें वो बुला सकते हैं, और उस साक्षी को आना ही पड़ेगा, वो आने से मना नहीं कर सकता। दोस्तों, इस धारा में ये भी बताया गया है कि यदि
ऐसी साक्षी कोई महिला है तो महिला को आप थाने नहीं बुला सकते हैं, आप घर पे जाएंगे, वहाँ पे उससे आप पूछताछ कर लेंगे। और अगर कोई ऐसा युवक है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उससे भी पूछताछ करने के लिए आप थाने नहीं बुलाएंगे, उससे घर जा करके उससे आप पूछेंगे कि मतलब आप उससे मतलब उसकी उपस्थिति को आप थाने में आप अपेक्षा नहीं करेंगे कि थाने में आए, हमको कोई पता है। तो 160 CRPC में दोस्तों पुलिस वालों को अधिकार दिया गया है कि अगर वो उनको लगता है कि इस केस से संबंधित किसी व्यक्ति को कुछ जानकारी है तो उससे पूछने के लिए उनको ये पावर है कि वो थाने में बुला सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद नंबर आता है 161 CRPC। 161 CRPC के अंतर्गत ये नियम है कि जो दरोगा पुलिस केस की छानबीन कर रहा है वो दरोगा उन साक्षियों से प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आपने क्या देखा, कैसे देखा, और जिसने घटना लिखाई, जिसने FIR लिखवाई है उसका बयान लेगा। अब उसका बयान में दोस्तों क्या होता है, 161 CRPC बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि किसी को कहते हुए कि फला आदमी का पुलिस ने बयान ले लिया, तो ये जो आप सुनते हैं कि फला आदमी का पुलिस ने बयान ले लिया, ये 161 CRPC के अंतर्गत बयान लेती है। उसमें वो ये पूछती है कि आपने ये जो मुकदमा लिखाया, ये जो FIR लिखाई है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना है। मतलब पुलिस आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछती है आपके FIR को लेकर के कि क्या आपने घटने का सही जानकारी दिया है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई झूठा मुकदमा लिखा दिया, झूठा FIR लिखा दिया किसी को फंसाने के लिए। तो 161 में FIR लिखाने वाले का बयान होता है, वो दरोगा लेता है जो कि केस की छानबीन कर रहा होता है, वो पूछता है, उससे क्वेश्चन पूछता है केस के बारे में। ये 161 CRPC में होता है। अब 162 जो CRPC है, 162 CRPC में ये कहा गया है, साफ ये बताया गया है कि 162 CRPC में साक्षियों ने जो भी कथन दिया है, जो भी गवाही दी है, जो भी बयान दिए हैं, उन कथनों का उपयोग आप मुकदमे में सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में ये कह दिया गया है कि जो भी गवाह पुलिस वाले को दिए जाते हैं, उन बयानों का इस्तेमाल आप मुकदमे में केस के सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई भूल गया हो तो उसको याद करने के लिए आप उस बयान का सहारा ले सकते हैं कि हाँ, इसमें ऐसे हुआ था, उसने ये बताया था। लेकिन आप सबूत के तौर पे जो भी बयान दिए गए पुलिस वाले को, उसको आप सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। दोस्तों, ये हो गया 162 CRPC। अब 163 CRPC में पुलिस वालों को अधिकार दिया गया है कि आप जिन भी साक्षियों को बुलाएंगे अपने थाने में गवाही देने के लिए, केस के बारे में पूछताछ करने के लिए, उनसे आप कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई मारपीट नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती गुनाह कबूल नहीं करवाएंगे। मतलब कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनकी लिबर्टी भंग हो। वो अपनी आपके बुलाने से वो आया है तो आप उसकी इज्जत करिए, आप उससे पूछिए, लेकिन किसी भी साक्षी से आप मारपीट की घटना नहीं कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आता है 164 CRPC। दोस्तों, 164 CRPC बहुत आवश्यक CRPC है और अधिकतर लोगों को ये लगता है कि 164 में सिर्फ लड़कियों का ही बयान होता है, अपराधी का नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। 164 जो CRPC होती है उसमें अगर कोई व्यक्ति जो कि अपराधी होता है वो अपने घटना को कोर्ट के अंदर कबूल करता है, अपने घटना के बारे में जज साहब को बताता है कि मैंने ये घटना किया है और मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, अगर ऐसा कुछ बताता है तो जज साहब उसको लेखबद्ध करते हैं, उसको लिखेंगे और उनका स्वविवेक है, उनका अपना दिमाग है कि वो अपराधी का ये बयान 164 सुनने के बाद उसको सजा दें या उसको उन्मोचित करें। ये जज साहब के ऊपर है। दोस्तों, इसके बाद 164 का आता है। 164 का में ये बताया गया है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार की घटना हुई है तो उसकी शारीरिक परीक्षा करी जाएगी। और उसकी शारीरिक परीक्षा इसलिए करी जाएगी कि ये पता लग सके कि उसका बलात्कार, उसका रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो किस स्तर तक इसके साथ शैतानियत, हैवानियत करी गई है। तो जो भी बलात्संग हुए जो बलात्संग का शिकार हुआ है, जो भी ऐसा हुआ है, उसका जो भी जांच करेगी वो एक लेडीज़ ही करेगी, एक महिला ही करेगी। दोस्तों, ये 164 का कहता है। और 165 CRPC आती है इसके बाद। 165 CRPC में ये बताया गया है साहब कि अगर पुलिस वाला किसी केस की कोई छानबीन कर रहा है और छानबीन करने के दौरान उसको ये लगता है कि जिस औजार से, जिस हथियार से किसी की हत्या करी गई है या कोई भी अपराध कारित किया गया है, ये हथियार या औजार फला इलाके में छिपा हुआ है या अपराधी के फला घर में रखा हुआ है, या उसको कोई ऐसा संदेह उत्पन्न होता है कि जिस औजार या हथियार से, जिस वीपन से घटना कारित किया गया, ये वीपन उस फला स्थान पर रखा है, तो वो उस स्थान पर जा करके तलाशी ले सकता है। उसके लिए वो किसी से पूछेगा नहीं,
किसी के घर में घुसने के लिए पूछेगा नहीं कि मुझे अंदर आना है, मुझे तलाशी लेनी है। अगर उसको ये लग गया कि कोई ऐसा औजार जिसने छुपा के रखा है तो पुलिस अधिकारी 165 के अंतर्गत ये तलाशी ले सकते हैं। अब 166 सीआरपीसी क्या कहती है दोस्तों? 166 सीआरपीसी ये कहती है कि अगर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि वही औजार, वही हथियार जो वो 165 में ढूंढने के लिए घर पे गया था, अपने थाने की सीमा के अंदर गया था, वही औजार या हथियार अगर उसकी थाने की सीमा के बाहर रखा हुआ है, तो वो अपने थाने की सीमा के बाहर, जाहिर सी बात है कोई और थाना लग रहा होगा, तो वो उस थाने से कोऑर्डिनेट करेगा और कहेगा कि भैया आप ये केस नंबर है, ये केस है, इसमें जो हथियार इस्तेमाल हुआ है ये आपके थाने क्षेत्र में छिपा है, कृपया हमें ढूंढ कर दीजिए। ये होता है 166 सीआरपीसी। अब 166 का सीआरपीसी दोस्तों सुन लीजिए क्या होता है। इसी में बताया गया है कि 166 का में क्या होता है कि यदि कोई अपराध थाने से बाहर हुआ है, तो थाने से बाहर जाकर के अन्वेषण करने के लिए उसको मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेना पड़ेगा, उस इलाके के मजिस्ट्रेट से या अपने वहाँ सक्षम अधिकारी से ये पूछना होगा कि मेरी थाने की सीमा के बाहर मुझे छानबीन करना जाना है और वहाँ पे कोई घटना घटित हुई है, तो ऐसी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो 166 में बताई गई है। अब 166 का दोस्तों सुन लीजिए क्या होता है। 166 का में ये होता है कि भारत के बाहर किसी स्थान या देश में या अपने देश में किसी स्थान पर अन्वेषण के लिए वो किसी सक्षम अधिकारी से अनुमति मांगेगा। मतलब भारत के बाहर अगर कोई अपराध हुआ है, मतलब भारत के बाहर, मतलब जो घटना यहाँ पे घटी हुई है उस घटना से संबंधित कोई सबूत या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसको भारत से बाहर जाना होगा या भारत के अंदर किसी स्थान पर जाना होगा, उसके लिए पुलिस अधिकारी अपने सक्षम अधिकारी से दोस्तों मतलब अधिकार मांगेगा, मतलब अनुमति मांगेगा कि हाँ हमको इस जगह पे जाना है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हमारे जो धारा आती है वो आती है सीआरपीसी की धारा 166 खा। 166 खा में ये कहा गया है कि भारत के बाहर या किसी स्थान पर अगर आप अन्वेषण करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ के सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो भारत के बाहर या किसी देश या किसी देश के किसी स्थान में अगर आपको जांच कर रही है तो वहाँ के जुडिशियल पावर से, वहाँ के न्यायालय से में जो जज साहब है उनकी आपको अनुमति लेनी होगी कि हम भारत फला देश से आए हैं, हमको यहाँ पर जाँच करनी है। तो जो ये फॉर्मेलिटीज बताई गई है ये 166 खा में बताई गई हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आता है बहुत अहम सेक्शन जो बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और लोगों को ये पता भी नहीं है। 167 सीआरपीसी। 167 सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जब अपराधी कोई अपराध करता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद छानबीन करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, अन्वेषण की प्रक्रिया करते हैं, या मैंने जो भी अभी तक जो आपको जितने भी सेक्शन बताए हैं इसके अंतर्गत वो जो भी विवेचना करते हैं, ये करते करते अगर उनको 24 घंटे हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उसको 24 घंटे के बाद भी अपने पास रख पाएंगे। फिर वो 24 घंटे बीतने पर, अन्वेषण जब विवेचना की 24 घंटे हो जाते हैं वो बीतने पर वो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं और मजिस्ट्रेट साहब से ये आग्रह करते हैं कि हमको और जांच करनी है, हमको मेरी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में इस अपराधी को और दिया जाए जिससे मैं इससे और पूछताछ कर सकूँ। तो जज साहब उसको पुलिस रिमांड पर भेज देते हैं, उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड, जिसमें पुलिस वाले और समय मांगते हैं जज साहब से कि हमको इनसे और पूछताछ करनी है। और दोस्तों कभी कभी जज साहब को लगता है कि नहीं अब इसको पुलिस के पास भेजना उचित नहीं, अब ये जेल जाए, न्यायिक हिरासत में जाए, तो जज साहब उसको पुलिस वाले का आग्रह ठुकरा करके उसको जेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा आता है दोस्तों धारा 168 सीआरपीसी में दोस्तों ये बताया गया है कि अगर जो दरोगा केस की छानबीन कर रहा है, अगर वो बीमार पड़ जा रहा है या असमर्थ हो गया है या कहीं जाना है उसका आवश्यक काम से, और तो ऐसी स्थिति में आदमी किस तरीके से क्या जांच करेगा, तो ऐसे में वो दरोगा अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से कहेगा कि साहब मुझको जाना है बाहर, मैं काम से जा रहा हूँ, मुझको विवेचना करना, मुझको घर पे जाना है या मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो पुलिस अधिकारी उस दरोगा के स्थान पर किसी नए दरोगा को, किसी नए सब इंस्पेक्टर को रख देगा कि ठीक है अब ये बाहर जा रहे हैं, आप इनकी जगह पे काम देखिए। ये बताया गया है 168 सीआरपीसी में दोस्तों। अब 169 सीआरपीसी दोस्तों क्या किया गया है कि जब समस्त छानबीन, समस्त कार्रवाई होने के बाद अगर पुलिस अधिकारी को कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो उस अपराधी को छोड़ देगा, और अगर सबूत मिल जाता है तो 170 सीआरपीसी के अंतर्गत वो उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा कि ये हमने रिपोर्ट तैयार करी है और ये इसने फला ये इसने काम किया है। तो मजिस्ट्रेट साहब फिर देखेंगे, कहने का मतलब ये है कि 170 सीआरपीसी में जब सबूत मिल जाते हैं तब तो उसको कोर्ट के पास भेज देगा। और उसके बाद 171 में
सीआरपीसी में ये बताया गया है कि आप जिसने मुकदमा लिखाया है, जो वादी मुकदमा है, उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, उसको न्यायालय नहीं ले जाएंगे, उसके साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करेंगे, वो अपने लिबर्टी के लिए फ्री है, आप उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये 171 में बताया गया है। और दोस्तों 172 में ये बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी होगा, वो जितनी भी अन्वेषण की प्रक्रिया उसने निभाई है, जितना भी छानबीन किया, जितना भी केस के बारे में सोचा समझा है, जितनी भी गवाह बयान जो कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ किए हैं उसने केस के बारे में, वो सब एक केस डायरी में लिखेगा विधिवत। प्रतिदिन की घटना लिखेगा कि आज मैंने ये जांच करी, आज मैंने ये जांच करी, आज मैंने ये जांच करी। ये 172 सीआरपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि आप एक सीडी मेंटेन करेंगे, जिसको बोलते हैं सीडी। दोस्तों मैं बता दूं, सीडी बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट तक मानती है। और दोस्तों 173 सीआरपीसी सबसे लास्ट स्टेप है एफआईआर के बाद की। जब एफआईआर होती है उसकी सबसे लास्ट प्रोसीडिंग है छानबीन। पुलिस की छानबीन करने की जो सबसे लास्ट प्रोसीडिंग है वो 173 सीआरपीसी है, जिसके अंतर्गत पुलिस वाले कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं। आपको सुना होगा चार्जशीट, आरोप पत्र हिंदी में बोलते हैं, अंतरिम रिपोर्ट। तो पुलिस सारी जांच सारी सब कुछ छानबीन करने के बाद एफआईआर के बाद जो भी छानबीन जो भी अन्वेषण करती है, वो जब सब कुछ पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पूरी सीडी मेंटेन कर लेती है। सीडी मैंने अभी आपको बताया 172 सीआरपीसी के अंतर्गत सीडी मेंटेन करने के बाद 173 में वो अपना फाइनल चार्जशीट कोर्ट में लगा देती है। अब चार्जशीट कोर्ट में लगने के बाद जो आगे न्यायालय की प्रक्रिया है, फिर न्यायालय में ये सिद्ध होता है कि आरोपी है कि नहीं है, कि निर्दोष है। फिर वो आरोपी अपना वकील करता है और उस चार्जशीट पे सरसाफ संज्ञान लेते हैं। फिर न्यायालय में जो आगे की प्रोसीडिंग होती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इसमें 4 तरह के ट्रायल होते हैं: समरी ट्रायल, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल। अलग अलग ट्रायल बने हुए हैं अपराध की गंभीरता को देखते हुए। तो चार्जशीट पुलिस की एफआईआर से लेकर के पुलिस का खाली इतना ही काम है, एफआईआर लिखने के बाद छानबीन करो और 173 सीआरपीसी तक का पूरा पालन करो। आप चार्जशीट दाखिल करो, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आरोपी निर्दोष है या दोषी है। तो दोस्तों ये हुई आज की पूरी प्रक्रिया एफआईआर से लेकर के, और पूरी स्टेप बाय स्टेप जो भी पुलिस वाले प्रोसीडिंग निभाते हैं उसकी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से लीजिए और अपनी जानकारी को मेंटेन कीजिए, जिससे कोई पुलिस वाला अपनी मनमानी ना कर सके। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को बहुत मन से आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगे और मैं नए वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।